आप सब पर सलामती हो। अब्दुल हमीद बशर का लिखा हुआ है, मैं आईना दिखाऊं उससे पहले बोल पड़ते हैं। खुद अपनी ही सफाई में ये चेहरे बोल पड़ते हैं। खुदा जाने ये कैसी मसलहत की कैद है यारो, कि झूठों की हिमायत में भी सच्चे बोल पड़ते हैं। छुपा लेता हूं मंजिल से मैं सब दुश्वारियां, लेकिन सफर का हाल इन पैरों के छाले बोल पड़ते हैं। उन्हें मालूम है अंजाम अपनी लब कुशाई का, मगर फितरत से है मजबूर, शीशे बोल पड़ते हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होगा तो हर तरफ गहमा गहमी होगी। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वाकया सुनिए कि एक दफ़ा मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के साथ मुल्क के दौरे पर निकलते हैं। वो एक ऐसे खेत से गुजरते हैं जहां पर गोभी की काश्त हो रही होती। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछते हैं कि इन गोभियों की तरफ तो जरा देखो कि क्या खूबसूरत इनके फूल लग रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन जवाबन कहते हैं, जी हां आलमपना, तमाम सब्जियों में ये गोभी ही बेहतरीन सब्जी है। बादशाह सलामत आगे से जवाब देते हैं कि मुल्ला, ये आपका जाती ख्याल है, मगर मुझे गोभी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ इसके बाहर की खूबसूरती के बारे में अपनी राय बता रहा था। मुल्ला जवाबन कहते हैं कि हुजूर वाला, आपने बिल्कुल सच कहा, पकवान में यही गोभी ही सबसे बदतरीन सब्जी है। बादशाह कहते हैं कि यह क्या मजाक है मुल्ला, इतनी जल्दी तुमने अपना कॉल बदल डाला। उस पर मुल्ला ने कहा कि बादशाह सलामत, यह तो आम सी बात है, मैं आपका खादिम हूं, गोभी का नहीं हूं। तो इस वजह से वो लोग जो ये समझते हैं कि सभी एक ही बात को दोहराएंगे, तो उन सभी खादमीन में से बहुत से किसी दूसरी साइड के भी निकल सकते हैं। तो इसलिए वो वक्त अब रफ्ता रफ्ता टलना शुरू हो गया। अब कैनवस पे रंग उभरना शुरू हो चुके हैं और उसमें बहुत सी बातें सामने आएंगी। सियासी खबर यह है कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमात दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं। चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। तो ये कोई बहुत वर्ता हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात नहीं थी कि ऐसे शहरों में मुकदमात दर्ज हुए जहां गया नहीं। तो ऐसे बेशुमार शहर ऐसे हैं, बेशुमार रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद साहब ने कहा कि मुखालिफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हारता वो है जो हार मानता है और मुझे अल्लाह से मदद की उम्मीद है। उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस दिन हम ही सियासत करेंगे। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। फैसला अवाम ने करना है। अवाम सियासतदानों से ज्यादा समझदार है। शेख रशीद ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए और 22 अक्टूबर को मैं वापस आ गया। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लगी। अब नवाज शरीफ को कब नजर लगती है उसका मैं इंतजार करूंगा। तो नवाज शरीफ को क्यों नजर लगेगी? नजर लगेगी तो शहबाज शरीफ साहब को लगनी चाहिए, जिनके बारे में जो खुद अपनी जबान से ये कहते थे कि मैं पिछली 2 दहाइयों से उनकी आंख कता रहा हूं। तो नजर तो उन्हें लगेगी। नवाज शरीफ साहब को क्यों लगेगी? अब नवाज शरीफ साहब जिस नैरेटिव के ऊपर हैं उसके ऊपर ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगे। वो अपनी असली फितरी सियासत के ऊपर आएंगे और जब आएंगे तो फिर धचका लगेगा। निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। उस समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला हो चुका है। एक तरफ मंजरनामा है जिनके केसेस खत्म हो रहे हैं, जिनकी जायदादें कुर्क की गई थी उनको वापस देने की बात हो रही है। दूसरी तरफ 29 अगस्त को वजारत कानून ने जेल ट्रायल के लिए एनओसी जारी किया था और उसी समरी के मुताबिक वजारत दाखिला और केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जेल ट्रायल की सिफारिश की थी। इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस जेल ट्रायल की सिफारिश की गई। अच्छा है, एक पर्दा है तो पर्दा रखिए। इसी समरी के साथ स्पेशल ब्रांच की थ्रेट रिपोर्ट और जज की सिफारिश की कॉपी भी मुंसलिक की गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर होगी, यानी कल के दिन।
और इमरान खान की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त ज़ेर इल्तवा है, जो उन्होंने कहा कि मेरा आपने एहतसाब करना है, मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात हैं और वह इल्ज़ामात हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हैं तो आप ओपन कोर्ट समाअत कीजिए और सभी को बताइए कि मैंने जुर्म क्या किया, और सभी ये भी सुनेंगे कि उसके अंदर मेरी प्ली क्या है। वो मानेगा कौन? यानी ओपन समाअत करना मानेगा कौन? दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूली के मामले में मूनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरखास्त पर कार्रवाई की, जिसमें नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मूनस इलाही गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की, लिहाजा अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पे मूनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया और उनकी जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। अगर मूनस इलाही वापस आते हैं तो वो जमानत की दरखास्त भी देते हैं, तो उनके साथ रवैया नवाज शरीफ वाला नहीं होगा। एहतसाब अदालत ने जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई का आगाज भी कर दिया और माजी में ये मियाँ साहब की जायदादें भी कुर्क करने का आगाज़ किया गया था। उससे पहले इसहाक डार साहब की भी जायदादें कुर्क करने का आगाज़ किया गया था, लेकिन फिर उन्हीं अदालतों की तरफ से नवाज शरीफ साहब की भी असासे वापस करने का हुक्म दिया गया, इसहाक डार साहब के भी असासे वापस करने का हुक्म दिया गया। लेकिन ये मेहरबानियाँ सभी के ऊपर नहीं होंगी। अब जो इस जाम में है कि तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, जो इस घमंड में है कि आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा हमारे हक में होगा, तो कतई तौर पे नहीं होगा। ये रफ्ता रफ्ता हाथ उठता चला जाएगा। जो ये समझते हैं कि माजी दोहराया जाएगा और माजी में जो किसी को फेवर थी वो फेवर हमें भी मिलेगी, तो इस तरीके से मंजरनामा हमें तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक वक्त आएगा जब कुली तौर पे ये कह दिया जाएगा कि देख लें किसकी क्या गेम है, और उस गेम के लिए जो जितना तेज खेल पेश कर सकता है वो करके देख लें। अब उसके अंदर मंजरनामा हमें वो देखने को मिलेगा जो क्रिकेट में देखने को मिला था, यानी भारत के अंदर जो अनफिट थे वो ज्यादा फिट हो गए वापस आए, और हमारे यहां जो फिट थे वो अनफिट हो गए। तो इसी तरीके से मंजरनामा हमें भी यहां पे ये दिखाई देगा कि हम जो फिट हैं और जिसको अपना हरीफ समझ रहे हैं वो फिट होके उनके सामने आ सकता है, और ये अनफिट भी हो सकते हैं। वो अनफिट होने की जो गवाहियां हैं वो गवाहियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। आने वाले दिनों के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन का आगाज होगा तो बहुत सा भौंचाल मचेगा कि भाई पीटीआई को कैंपेन क्यों नहीं करने दी जा रही। भौंचाल ये मचेगा कि लोग उठाए क्यों जा रहे हैं। ये भी सवाल उठेंगे जो 9 मई के अंदर मुलव्वस नहीं है उनके ऊपर घेरा तंग क्यों हो रहा है। सवाल यह भी उठेगा कि आजाद हैसियत में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वोट किसका मिलेगा। तो पीटीआई का जो कारकुन है वो आजाद हैसियत में भी खड़े हुए लोगों को वोट देने पर राजी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपने लड़ना है तो टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें। अब टिकट की बंदरबांट किस तरीके से होगी उसके लिए तगोदो कौन कर रहा है। और वो माजी करीब के अंदर जब हम ये बातें कर रहे थे, जब टिकट्स की तकसीम इधर जमान पाक के अंदर जारी थी, तो हमने बारहा ये कहा था कि खान साहब तक जो लोग उनके गिर्द हिसार बना के बैठे हुए हैं वो लोग टिकट के मामले में पैसा वसूल कर रहे हैं, और जिन लोगों ने किया, जहां पे बैठ के किया, कितना पैसा वसूल किया, वो सभी इतलात हैं। तो अब वो तो डूब गए जिन्होंने पहले टिकट के लिए अप्लाई किया था। अब की बार अगर टिकट्स दी जाती हैं तो पीटीआई किसको टिकट देगी, क्योंकि दूसरी तरफ देरीना कारकुनान को तो टिकट नहीं मिल रहे। वो जो मीनारे पाकिस्तान में जलसे के लिए गाड़ियां भर के लाए थे और उन्होंने हजारों पैसा जो था वो कारकुनान के ऊपर, जो बराए नाम कारकुनान थे, यानी आप मिल की शिफ्ट में से पूरी की पूरी शिफ्ट उठा के ले आए, तो उनको जो पैसा दिया था उन्हें भी टिकट मिलने का इम्कान नहीं है। तो रिबेलियन ज्यादातर जो जन्म लेंगे पीएमएलएन के अंदर लेंगे। ये अभी टिकट की बंदरबांट होने दें, ये अंदर से जो हलचल मचेगी वो दूसरों को बहुत फायदा देगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।